आते हैं सियासत पर। इंदिरा गांधी को हराकर सत्ता में आई जनता पार्टी कुछ ही वक्त में बिखर गई थी। पहले मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और फिर उनके बाद प्रधानमंत्री बने चरण सिंह भी सिर्फ 1 महीने ही इस पद पर टिक पाए। इसके बाद चरण सिंह ने जनता पार्टी को तोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, जनता दल सेकुलर, जिसका बाद में नाम लोकदल रखा गया। पासवान और उनके राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर इसी पार्टी में शामिल हो गए। 1980 में देश में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए। लोकदल को पूरे देश में सिर्फ 41 सीटें मिली और बिहार में तो पार्टी महज 5 सीटें ही जीत पाई, लेकिन पासवान इनमें शामिल थे। उन्होंने हाजीपुर से जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1.45 लाख वोटों से हराया। जनता पार्टी के टूटने से जहां ज्यादातर नेताओं को नुकसान हुआ, वहीं पासवान को इसका फायदा मिला। उन्हें लोकसभा में लोकदल का डिप्टी फ्लोर लीडर बना दिया गया, ऐसा पद जो किसी बड़ी पार्टी में उनके लिए मुश्किल होता। इस जिम्मेदारी के जरिए वे संसद में और भी ज्यादा मुखर हो गए। संसद के बाहर भी उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा था। उनके और कर्पूरी ठाकुर के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत थे। ठाकुर जब भी दिल्ली आते, पासवान के ही घर रुकते। पासवान कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी के तौर पर बेहद सक्रिय और निष्ठावान थे। हर मौके पर ठाकुर का खुलकर बचाव करते। जब फरवरी 1980 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो पासवान ने संसद में इसका जबरदस्त विरोध किया। इतना कि उन्होंने संसद के भीतर नक्सलवाद का समर्थन कर डाला। उन्होंने कहा कि अगर दलितों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो छीन लेंगे। नक्सलवाद बढ़ रहा है, उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन गरीबों को अधिकार दिलाने की जो मंजिल है वो सही है। एक चुना हुआ सांसद खुलेआम संसद में नक्सलवाद का समर्थन कर रहा था और ये रामविलास पासवान थे। रामविलास बाद में भी इस पल को गर्व के साथ याद करते रहे। इसी रुख को आगे बढ़ाते जब 9 अगस्त 1982 को कर्पूरी ठाकुर ने चरण सिंह की लोकदल से अलग होकर लोकदल के बनाई, तो पासवान ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा और नई पार्टी में शामिल हो गए। ये कह सकते हैं कि यह दौर पासवान के लिए विचारधारा की नरमी नहीं बल्कि और ज्यादा तेज तेवर का था। सत्ता में बाहर रहते हुए वो संसद के सबसे धारदार वक्ताओं में से एक बन चुके थे। इसी बीच 11 अगस्त 1982 को संसद में पिछड़ों को आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन पर पहली बहस हुई, जिसमें पासवान ने पूरी ताकत से आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमारे जन्म और मौत का बही खाता भी जाति के आधार पर लिखा जाता है। ऐसे में लोग जाति के आधार पर आरक्षण देने के नाम पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। हजारों सालों तक दलितों पिछड़ों के पैर बांध कर रखे गए, बोलने नहीं दिया गया, और जब हम आरक्षण की मांग करते हैं तो कहते हैं कि मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पासवान ने चेतावनी दी कि अगर आरक्षण को लेकर सोच नहीं बदली तो देश जल उठेगा, क्योंकि दलितों पिछड़ों की अगली पीढ़ियां चुपचाप ब्राह्मणों के पैर नहीं पड़ी रहेंगी। इस वक्त तक उनके भीतर की ये भावना और मजबूत हो चुकी थी कि वे अब सिर्फ कर्पूरी ठाकुर की छाया में रहने वाले नेता नहीं रहना चाहते। उनका सपना था कि देश में असर रखने वाला दलित नेता बना जाए, और इसी सोच से प्रेरित होकर साल 1983 में कर्पूरी ठाकुर की पार्टी में रहते हुए पासवान ने अपना अलग संगठन दलित सेना बनाया। कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा उन्हें काशीराम के ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी BAMCEF से मिली थी। पासवान मानते थे कि धर्म ही दलितों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अंबेडकर और काशीराम की तरह वे किसी नए धर्म में जाने की सिफारिश नहीं करते थे। उनका कहना था कि सिर्फ भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा, दलितों को धर्म ही त्यागना होगा, नास्तिक बनना होगा, और तभी उनका असली उद्धार होगा। इसी विचारधारा को दलित सेना की नींव बनाया गया। दलित सेना में शामिल होने के लिए शर्त थी कि सदस्य बनने वाला व्यक्ति शपथ लेगा कि वो भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करता। पासवान के पास दलित सेना को लेकर बहुत बड़े प्लान थे, लेकिन ये संगठन कभी भी उनके साइज से बाहर नहीं निकल पाया। उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से ही दलित सेना ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा। आलोचक अक्सर कहते हैं कि पासवान का दलित प्रेम काशीराम के उदय के बाद जागा। काशीराम खुद भी पासवान को सरकार और ऊंची जातियों का चमचा कहते थे। एक रैली में तो यहां तक कह दिया था कि पासवान ठाकुर का ठप्पा है और उन्हें जिताने के लिए ठाकुर दलितों को वोट भी नहीं करने देते। वही पासवान ने ही पलटवार करते हुए काशीराम को RSS का एजेंट बताया, जो जातिवादी रणनीतियों के जरिए समाज को बांट रहे और अंत में दलितों का नुकसान कर रहे। खैर, दलित सेना को लेकर पासवान और कर्पूरी ठाकुर के बीच भी तनातनी हुई। कर्पूरी का मानना था कि जब उनकी पार्टी पहले से ही दलितों के लिए काम कर रही है तो किसी अलग संगठन की जरूरत नहीं, लेकिन पासवान की महत्वाकांक्षा कुछ और कह रही थी। वो अब एक पार्टी के एक सिपाही नहीं बल्कि खुद अपनी अलग पहचान चाहते थे। इसी बीच इंदिरा गांधी की कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए लोकदल के दोनों धड़ों ने एक होने की योजना बनाई, और इस विलय पर बात करने के लिए 31 अक्टूबर साल 1984 को पासवान के घर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई।
संयोग से इसी दिन पासवान के बेटे चिराग का भी जन्मदिन था, लेकिन इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पासवान के घर में जहां एक तरफ बैठक और बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही थी, तभी बाहर अफरा तफरी मच गई। एक सिख जो सामने के टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर था, वो जान बचाने के लिए गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। दंगाई भीड़ उसका पीछा कर रही थी। वो पासवान की कार के पीछे छिप गया। घर के गार्ड ने भीड़ को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। पासवान और घर में मौजूद नेता, दिल्ली प्रशासन, इसके अलावा दमकल को फोन करते रहे, लेकिन कोई भी मदद सामने नहीं आई। भीड़ ने गेट तोड़ा, घर में आग लगा दी। पासवान का परिवार और बाकी नेता पीछे की दीवार फांदकर भागने में कामयाब हुए, लेकिन सिख ड्राइवर नहीं बच सका, उसे पीट पीट कर मार दिया गया। ये दंगे पासवान परिवार के लिए बुरे वक्त की शुरुआत साबित हुए। वे घर छोड़कर चरण सिंह के पास शरण लेने पहुंचे और अगले 1 हफ्ते तक वहीं रहे। अगले 5 साल तक पासवान परिवार बेघर रहा और लगातार घर बदलता रहा। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव हुए और पासवान हाजीपुर से चुनाव हार गए। 7 साल तक संसद में रहने के बाद वो बेरोजगार हो चले थे। पासवान के पास ना घर था, ना आमदनी का कोई जरिया। कांग्रेस सांसद तेजा सिंह दर्दा ने अपना सरकारी बंगला रहने के लिए दे दिया, जिसमें खुद एक कमरे में रहे और बाकी बंगला पासवान के परिवार को सौंप दिया। रामविलास पासवान की आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसे वक्त में बीजू पटनायक ने उनकी मदद की। उन्होंने पासवान को मिलने बुलाया, लेकिन घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि पासवान रिक्शा करके उनके घर जा सके। उनकी पत्नी रीना ने घर खंगाल कर 5-6 रुपए इकट्ठा किए और तब जाकर पासवान पटनायक के घर पहुंच पाए। इस बातचीत के दौरान पटनायक को उनकी परेशानी समझ में आ गई। उन्होंने चुपचाप 2,500 रुपए थमाए। साथ ही उनके भाई पशुपतिनाथ पारस, जो बिहार में विधायक थे, परिवार की मदद करने लगे।